आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरफ़ेस। और हमने सेल साइकिल में देखा था कि हमारे पास सेल साइकिल में एक इंटरफ़ेस आता है और सेकंड हमारे पास था माइटोटिक फ़ेज़, जिसे हम एम फ़ेज़ कहते हैं। तो आज हमारे पास इंटरफ़ेस है। सेल साइकिल का फर्स्ट फ़ेज़ आता है इंटरफ़ेस, इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। और इंटरफ़ेस जो है ना, ये मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव ये फ़ेज़ होता है और सेल का ज़्यादा वक़्त गुज़रता भी इसी पे है। ऑलमोस्ट 90% टाइम, हम कहते हैं 90%, 90% टाइम जो है ना वो इंटरफ़ेस पे सर्फ होता है और 10% जो टाइम होता है वो माइटोटिक फ़ेज़ के ऊपर जाके लगता है, सर्फ होता है। तो हमारे पास इंटरफ़ेस जो है ना वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, एक्टिव फ़ेज़ है। तो एक बात हो गई हमारे पास इंटरफ़ेस के अंदर कि मेटाबॉलिकली एक्टिव फ़ेज़ और 90% टाइम इसके ऊपर सर्फ होता है। और आगे इंटरफ़ेस को आगे मज़ीद मराहल के अंदर तक़सीम किया हुआ है, जैसे कि G1 फ़ेज़, S फ़ेज़, G2 फ़ेज़ और G0 फ़ेज़। तो हम देखते हैं कि G1 फ़ेज़ के अंदर हमारे पास सिर्फ आप लोगों ने ये 4 वर्ड लिखे हुए हैं, इनको याद करना है और आपको ये याद करने में कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास 4 वर्ड हैं और चारों वर्ड्स के पीछे एक-एक कहानी है, सिंपल याद कर लें। हमारे पास आता है जी प्रोटीन प्रोडक्शन। जब भी G1 स्टार्ट हो, G1 फ़ेज़ आता है, आप याद रख लें कि हमारे पास सेल साइकिल हमेशा अपना जो है ना साइकिल G1 फ़ेज़ से स्टार्ट करता है और प्रोटीन प्रोडक्शन बढ़ा दी जाती है G1 फ़ेज़ के अंदर। तमाम प्रोटीन जो सेल को चाहिए होती है, वो सारी G1 फ़ेज़ के अंदर जो है ना प्रोड्यूस की जाती है, उसकी प्रोडक्शन होती है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा प्रोटीन प्रोडक्शन हमारे पास किस में होती है? G1 फ़ेज़ के अंदर। एक बात, और दूसरा हमारे पास सेल की तमाम सेल ऑर्गेनेलिज़ डबल हो जाती हैं G1 फ़ेज़ के अंदर। सेल ऑर्गेनेलिज़ आपको पता है, हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक सेल है और सेल में मैं कह रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेल का न्यूक्लियस और सेल के पास ये एक है फॉर एग्ज़ाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया। और जब सेल G1 फ़ेज़ में जाएगा तो ये अपनी एक डुप्लीकेट G1 फ़ेज़ के अंदर एक और माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगी। तो हमारे पास पहले सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया थी और जब वो G1 फ़ेज़ में गया तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया 2 हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ सेल के पास एक राइबोसोम है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जब G1 फ़ेज़ में जाएगा तो उसके पास राइबोसोम 2 हो जाएँगे। बिल्कुल इसी तरह एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो तमाम जो है ना उनकी मिकदार डबल हो जाएगी G1 फ़ेज़ के अंदर। तो हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए कि हमारे पास प्रोटीन प्रोडक्शन बढ़ गई और सेकंड सेल ने अपनी सारी ऑर्गेनेल्स डबल कर ली। और नंबर 3 क्या होता है? सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो तीनों पॉइंट हमारे पास प्रोटीन प्रोडक्शन, सेल ऑर्गेनेल्स की प्रोडक्शन होगी, डबल हो गई और साइज़ इंक्रीज़ हो गया। और नंबर 3 हमारे पास 4 आता है ये कि सेल नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद हमारे पास आना है एस फ़ेज़। और एस फ़ेज़ में क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है, यानी कि डीएनए की जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है उसकी मिकदार डबल होना होती है। तो सेल के जेनेटिक मटेरियल की मिकदार डबल होने के लिए, यानी कि डुप्लीकेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए होते हैं वो सारे के सारे एंजाइम G1 फ़ेज़ के अंदर प्रिपेयर कर लिए जाते हैं, ताकि जब सेल एस फ़ेज़ में जाए तो वहाँ पे क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो सके या जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन हो सके। तो इस मकसद के लिए सारे के सारे एंजाइम G1 फ़ेज़ के अंदर प्रिपेयर कर लिए जाते हैं। तो हमारे पास 4 स्टेप बने, सिर्फ आपने इन 4 स्टेप्स को याद रखना है, ज़हन के अंदर रखना है, तो आपको इसको G1 फ़ेज़ को याद करने में कोई मसला नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ रहा है जी प्रोटीन प्रोडक्शन, सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेशन हो गई और साइज़, सेल साइज़ जो है ना वो इंक्रीज़ हो गया और एंजाइम फॉर डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो हमारे पास G1 फ़ेज़ के अंदर ये 4 स्टेप्स हैं। ये 4 बातें आपकी कंप्लीट, तो आपका G1 फ़ेज़ जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एस फ़ेज़। एस फ़ेज़ कहते हैं या इसे हम कहते हैं सिंथेसिस फ़ेज़। और सिंपल इसके अंदर क्या होता है? सिर्फ एक काम ही होता है जी एस फ़ेज़ के अंदर, और वो काम क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए की मिकदार को डबल किया जाता है। डीएनए की मिकदार को डबल किया जाता है और हमें पता है कि एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। यहाँ पे क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए कहाँ पे होता है जी? सेल के न्यूक्लियस के अंदर। और उसकी मिकदार डबल कर ली जाती है क्योंकि सेल ने जाके आगे डिवाइड होना है, एक सेल से 2 सेल बनने हैं। तो जितना जेनेटिक मटेरियल इस सेल के पास होगा उतना जेनेटिक मटेरियल अगले सेल के पास भी होना चाहिए। तो सेल के पास जेनेटिक मटेरियल की मिकदार को डबल कर लिया जाता है। कहाँ पे जी? एस फ़ेज़ के अंदर। तो एस फ़ेज़ या सिंथेसिस फ़ेज़ का सिर्फ एक काम है कि सेल का जेनेटिक मटेरियल को डबल किया जाता है। तो हमने इसको सिंपल कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। एस फ़ेज़ क्या है जी? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। जस्ट इतनी सी बात याद रखनी है कि एस फ़ेज़ है क्या जी? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, और कुछ नहीं।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है जी G2 फेज़। और G2 फेज़ के अंदर प्रोटीन फॉर माइटोसिस। माइटोसिस हमने पढ़ा था कि डिवीजन फेज़ होती है, आप ये भी कह सकती हैं कि G2 के बाद जो है ना नेक्स्ट डिवीजन फेज़ होगी। यहाँ पे हमने पढ़ा कि G2 फेज़ के बाद हम कह रहे हैं डिवीजन फेज़ होगी या माइटोटिक फेज़ होगी। तो माइटोटिक फेज़ में जाके सेल ने डिवाइड होना है, एक सेल ने 2 में तकसीम होना है। तो उसके लिए सेल को 2 में तकसीम होने के लिए कुछ प्रोटीन चाहिए होती है। वो प्रोटीन सारी G2 फेज़ के अंदर प्रिपेयर की जाती है। उस प्रोटीन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो कौन सी? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर जो है ना ये असल में प्रोटीन होती है जो असल आपस में मिलके फाइबर बनाती है, और वो प्रोटीन जो है ना G2 फेज़ के अंदर प्रिपेयर कर ली जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवीजन आफ्टर G2 फेज़, यानी कि G2 फेज़ जो है ना उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या होता है? डिवीजन होता है। सेल ने 2 में तकसीम होना होता है। मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये एक सेल है, तो ये G2 फेज़ के अंदर चला गया है, और उसके बाद G2 फेज़ के बाद सेल ने डिवाइड होना है। हमने पढ़ा था कि क्लीवेज फ्लो बनती है या फ्रेगमोप्लास्ट, उससे क्या होता है? सेल डिवाइड होता है। और ये फ्रेगमोप्लास्ट जो ना ये क्लीवेज फ्लो आखिर गहरी होती जाती है और उसके बाद क्या हो जाता है? सेल 2 में तकसीम हो जाता है। तो हमारे पास एक सेल कितनों में? 2 में तकसीम हो गया। ठीक है, तो इस डिवीजन के लिए एक सेल 2 में डिवाइड करने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए थी वो सारी यहाँ पे प्रिपेयर होंगी G2 फेज़ के अंदर। उसके लिए हमारे पास एक हमें स्पिंडल फाइबर पर चाहिए होती है, स्पिंडल फाइबर प्रोटीन चाहिए, स्पिंडल चाहिए होती है। और सेकंड हमारे पास डिवीजन आफ्टर G2 फेज़ के बाद आफ्टर डिवीजन होती है। हमारे पास ये 2 काम होते हैं कहाँ पे? G2 फेज़ के अंदर। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है G0 फेज़। अब G0 फेज़ के अंदर कुछ सेल इस तरह की होती हैं जानदार के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ सेल इस तरह की होती हैं कि वो G0 फेज़ में इंटर ही नहीं होते। G0 फेज़ में वो इंटर नहीं होते, यानी कि जो सेल G0 फेज़ के अंदर इंटर हो गया उसने डिवाइड होना बंद कर देना है, उसने मज़ीद डिवाइड नहीं होना। तो इसमें देखें कि हमारे पास एपिथेलियल सेल हैं हमारे जिस्म के अंदर जो G0 फेज़ के अंदर दाखिल ही नहीं होते, यानी कि ये हर वक्त डिवाइड होते रहते हैं, यानी कि ये वाले सेल G0 फेज़ के अंदर दाखिल नहीं होते। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है लीवर एंड किडनी सेल। हमारे जिस्म के अंदर जो लीवर है या किडनी सेल है उसके जो सेल होते हैं ना वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जाते हैं G0 फेज़ के अंदर, यानी कि जब ज़रूरत पड़ेंगे तो वो G0 फेज़ से निकल भी सकते हैं। एक दफ़ा सेल डिवाइड हो के हमारा जिगर बन गया, अब अगर हमारे जिगर में कोई इशू होता है तो उसके बाद वो हमारे सेल जो है ना G0 फेज़ से निकल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी नर्व सेल। नर्व सेल एक दफ़ा डिवाइड होते हैं और वो कहाँ पे चले जाते हैं? G0 फेज़ के अंदर चले जाते हैं। नर्व सेल सिर्फ एक दफ़ा डिवाइड होते हैं, उसके बाद G0 फेज़ में चले जाते हैं, वो दोबारा G0 फेज़ से नहीं निकल सकते, यानी कि नर्व सेल सिर्फ एक दफ़ा डिवाइड होते हैं, उसके बाद डिवाइड नहीं होते। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंटरफेस हमारे पास आज कवर हो गया। इंटरफेस के 4 मरहल हमारे पास G1, S फेज़, G2 और G0 फेज़। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह, और आपने इसको याद करना है। और इसके साथ कि ये है कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइटोटिक फेज़। माइटोटिक फेज़ हमने पढ़ा था कि 2 मराहल पर, मज़ीद हम माइटोटिक फेज़ को 2 मराहल में तकसीम करते हैं। एक हमारे पास आता है जी कैरियोकाइनेसिस और अदर हमारे पास आता है साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होके 2 न्यूक्लियस में तकसीम हो जाता है, एक न्यूक्लियस 2 में तकसीम हो जाता है। और साइटोकाइनेसिस में सेल का साइटोप्लाज्म तकसीम होता है। और उसके बाद हमने देखा था कि कैरियोकाइनेसिस के मज़ीद नेक्स्ट मराहल है, उसमें प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़ हमने सारे देखे थे। और उसमें हम पढ़ रहे हैं कैरियोकाइनेसिस के नेक्स्ट मराहल में हम देख रहे हैं क्या चीज़ है जी? प्रोफेज़। अब प्रोफेज़ को आपने याद रखने के लिए जस्ट 3 पॉइंट हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इंतहाई बेसिक पॉइंट हैं, तीनों आपने याद रखने हैं और इनको मैं डायग्रामेटिकली आप लोगों को समझा रहा हूँ। और ये आप लोगों को प्रोफेज़ याद रखने का कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ज़िंदगी गुजर जाती है, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़ की समझ नहीं आती क्या था और फिर याद नहीं होते। लेकिन मैं आप लोगों को इंतहाई आसान तरीके से ये समझा रहा हूँ। सिर्फ 3 प्रोफेज़ में सिर्फ 3 पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं। और उसमें आ जाए, हमारे पास पहला पॉइंट यहाँ पे है कि हमें पता है कि सेल का ये न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। हमें पता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। और यहाँ पे सेल के जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो
जेनेटिक मटेरियल है वो लूज थ्रेड की तरह का होता है, धागे, ढीले धागे की तरह का, इस तरह का आपको नज़र आ रहा होगा कि जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर मौजूद है। और इसको हम कहते हैं, ये क्या चीज़ है, क्रोमाटिन। सेल का जेनेटिक मटेरियल क्या कहलाता है, क्रोमाटिन। और प्रोफेज का पहला काम ही ये है कि जब भी सेल प्रोफेज में गया तो उसने क्या करना है, इस क्रोमाटिन को क्रोमोसोम में तब्दील करना है। और क्रोमोसोम इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, क्रोमोसोम बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन क्योंकि सेल सिंथेसिस फेज से गुजर चुका है, एस फेज से गुजर चुका है, तो सेल का जेनेटिक मटेरियल भी डबल हो चुका है। तो हमारे पास इस तरह करके एक क्रोमोसोम बनेगा। तो सेल के क्रोमोसोम, ये जो है ना धागानुमा स्ट्रक्चर थी जेनेटिक मटेरियल की, डीएनए की, उसने क्या बना दिए, सेल के अंदर क्रोमोसोम बना दिए। मैंने आपको एक क्रोमोसोम बना के दिखाया। अगर आप इंसान की बात करें तो इंसान के सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। मैं मिसाल के तौर पे आप लोगों को समझा रहा हूँ कि सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल था धागे की शक्ल का, ढीले धागे की शक्ल का, लेकिन वो किस में तब्दील हो गया, क्रोमोसोम के अंदर। पहला काम हुआ ये कि पहला काम आपने याद रख लिया कि सेल का जेनेटिक मटेरियल किस शक्ल में होता है जी, हमारे पास क्रोमेटिन के फॉर्म में, और जब प्रोफेज स्टार्ट होता है क्रोमोसोम में तब्दील हो जाता है। पहला काम हमारे पास हो गया। दूसरा काम क्या होता है हमारे पास, सेल के पास सेल के पास यहाँ पे होती हैं जी सेंट्रियोल्स। दो सेंट्रियोल होते हैं सेल के पास, और दोनों एक दूसरे के अमूदन पड़े होते हैं। ये दोनों के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। और दोनों एक दूसरे के क्या पड़े होते हैं, अमूदन पड़े होते हैं। दो सेंट्रियोल होते हैं, लेकिन इन मजमूई दोनों सेंट्रियोल को मजमूई तौर पे हम कहते हैं सेंट्रोसोम। दोनों सेंट्रियोल, एक ये और ये एक ये, दोनों को हम मजमूई तौर पे कहते हैं क्या चीज़, सेंट्रोसोम। दोनों सेंट्रियोल्स को मजमूई तौर पे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। अच्छा, अब जब प्रोफेज आता है तो ये जो सेंट्रोसोम है ये डुप्लीकेट करते हैं, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करता है। और ये हमारे पास यहाँ पे एक सेंट्रोसोम है और उसका यहाँ पे एक और सेंट्रोसोम प्रिपेयर हो जाता है। ये हमारे पास दो सेंट्रियोल, यहाँ पे हमारे पास 4 सेंट्रियोल हो गए, यानी कि 2 सेंट्रोसोम हो गए। ठीक है, उनकी डुप्लीकेशन होगी। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ से जो सेंट्रियोल्स हैं ना, ये सेंट्रोसोम हैं, वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देख लें, सेंट्रियोल्स एक ही तरफ है, जहाँ पे डुप्लीकेशन हुई उसके पास ही पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है ना, हमारे पास एक जो नया बनेगा वो ऑपोजिट पोल, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। एक इस तरफ रहेगा, एक इस तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा कि एक सेंट्रियोल हमारे पास या सेंट्रोसोम यहाँ रहेगा और एक हमारे पास सेंट्रोसोम यहाँ पे आ गया। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है कि सेल का सेंट्रोसोम अपने आप को डुप्लीकेट करता है और उसकी एक कापी ऑपोजिट पोल की तरफ चली जाती है और दूसरी उसके ऑपोजिट पोल, यानी एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक हो गया जी। दो काम हमारे पास हो गए प्रोफेज के अंदर। पहला प्रोफेज में हुआ हमारे पास कि क्रोमोसोम जो है ना, क्रोमाटिन क्रोमोसोम में तब्दील हुआ, और सेकंड सेल के सेंट्रोसोम ने अपनी कॉपी तैयार की और दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ चले गए। और तीसरा काम इंतहाई आसान क्या होता है कि सेल की, आप लोगों को ये सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र आ रही होगी, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिज़ोल्व कर दिया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है जी, ख़त्म हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होता है। तो 3 काम हमारे पास हुए हैं जी प्रोफेज के अंदर। ठीक है जी। पहला काम क्या हुआ, सेल के क्रोमाटिन को क्रोमोसोम में बदल दिया गया, सेल के सेंट्रोसोम का कॉपी तैयार करके ऑपोजिट पोल की तरफ भेज दिया गया। और नंबर 3, सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो क्या होगी, न्यूक्लियर इन्वेल्प भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आप कहते हैं, वो क्या होगी, डिसअपियर होगी, गायब हो गई। ठीक है जी। ये 3 काम मेन, यही बेसिक काम होते हैं प्रोफेज के अंदर होते हैं। इसके अलावा चंद आपकी बुक के अंदर और काम भी लिखे हुए हैं। अगर किसी को मज़ीद ज़रूरत है तो वो अपना कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, मैं इसको मज़ीद डिटेल के साथ इसमें आपको बता सकता हूँ। लेकिन बेसिक आपने ये 3 बातें तो याद रखनी है। अगर ये 3 बातें आपने याद रख ली और इनको इसी डिटेल के साथ लिख दिया तो आपका प्रोफेज कंप्लीट हो गया। कोई गलत नहीं करेगा, कोई एग्जामिनर आपकी बात को गलत नहीं करेगा। यानी कि ये 3 पॉइंट, पहला पॉइंट हमारे पास है क्रोमाटिन टू क्रोमोसोम, और सेकंड जो हमारे पास सेंट्रोसोम की डुप्लीकेशन होगी और ऑपोजिट पोल की तरफ मूव, और नंबर 3 हमारे पास आ गया जी न्यूक्लियर इन्वेल्प डिसअपियर हो गई। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी मेटाफेज। मेटाफेज भी आपने चेक करना है। यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद थी,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद थी यहाँ पे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होने की वजह से वो जो जेनेटिक मटेरियल था वो कहाँ पे जी, न्यूक्लियस के अंदर था। लेकिन जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे डिसअपियर हो गई तो अब जेनेटिक मटेरियल को जगह मिल गई। अब न्यूक्लियर जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल, सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है, वो पूरे सेल के अंदर फैल जाता है, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर। आपको नज़र आ रहा होगा, पहले महदूद होता है सिर्फ इसी जगह के ऊपर, लेकिन अब क्या हो गया, साइटोप्लाज्म के अंदर फैल गया। ठीक है, जब मेटाफेज स्टार्ट होती है, प्रोफेज के बाद नेक्स्ट क्या आता है जी, मेटाफेज। मेटाफेज में जो जेनेटिक मटेरियल था ना, जो डीएनए जो पूरे सेल के अंदर क्रोमोसोम की शक्ल में पूरे सेल के अंदर फैला हुआ था, उसको इकट्ठा किया जाता है मेटाफेज प्लेट के ऊपर। सेल के दरमियान वाली जो आपको जगह नजर, ये वाली जो इस जगह कहते हो मेटाफेज प्लेट, ये सेल की कौन सी जगह जी, मेटाफेज प्लेट। इन क्रोमोसोम को मेटाफेज प्लेट के ऊपर इकट्ठा किया जाता है। आपने यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने मेटाफेज के अंदर। पहले पॉइंट हमारे पास क्या आया जी, कि क्रोमोसोम जो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए होते हैं, उनको सेल की मेटाफेज प्लेट के ऊपर इकट्ठा किया जाता है, एक बात। और दूसरी बात आपने याद रखना है कि स्पिंडल फाइबर बनते हैं। ये जो हमने पढ़ा था ना, सेंट्रियोल से क्या बनते हैं, स्पिंडल फाइबर। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन पड़ी हुई होती है, उस ट्यूबुलिन प्रोटीन को आपस में मिलाकर ये जो फाइबर आपको नज़र आ रहे हैं ये बनते हैं। और ये फाइबर 3 तरह के होते हैं। फाइबर कितने तरह के होते हैं जी, 3 तरह के। उनमें से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ डिटेल के साथ, इंशाल्लाह आपको इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ये जो स्पिंडल फाइबर हैं ये 3 तरह के होते हैं। उनमें से कुछ स्पिंडल फाइबर होते हैं वो जाके काइनेटोकोर प्रोटीन, जो कि हमारे पास क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ अटैच होती है। मैं आप लोगों को इसका ज़रा डिटेल बता दूं कि हमारे पास होता यूँ है कि ये हमारे पास है एक क्रोमोसोम की ओरिजिनल शक्ल ये होती है, और उसमें ये क्रोमोसोम का ये जो है ना, इसे हम कहते हैं ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम की सेंट्रोमियर। और एक ये और एक ये दोनों क्रोमेटिड हैं। क्रोमोसोम की ये दोनों क्या चीज़ें, क्रोमेटिड, और ये क्रोमोसोम की सेंट्रोमियर। लेकिन ये वाला सेल जो है ना, प्रोफेज से पहले जो है ना, वो सिंथेसिस फेज यानी इंटरफेज से जो गुजर चुका है, सिंथेसिस फेज हो चुकी है, सिंथेसिस फेज से ये सेल गुजर चुका है। तो इसका मतलब है कि इसका जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हो चुका। तो हमारे पास ये जो है ना, क्रोमोसोम सिंथेसिस फेज से पहले इस तरह का था, लेकिन सिंथेसिस फेज के जाने के बाद ये क्रोमोसोम कुछ इस तरह का हो गया, यानी कि ये इस तरह। पहले सेल के पास 2 क्रोमेटिड थी, लेकिन अब कितनी हो गई, 4 क्रोमेटिड, 1 2 3 4, ये 4 क्रोमेटिड होगी। पहले सेल के 1 2 क्रोमेटिड थी, लेकिन अब क्रोमोसोम के पास कितनी हो चुकी है जी, 4 क्रोमेटिड हो चुकी। ये वाली क्रोमेटिड ने अपने आप डुप्लीकेशन तैयार कर ली है। तो हम कह रहे हैं कि क्रोमोसोम के पास जो डुप्लीकेट हुआ होता है, तो उसके पास 4 क्रोमेटिड होती हैं। इन दोनों को हम कहते हैं ये कौन सी, सिस्टर क्रोमेटिड, और ये वाली दोनों क्या चीज़ें, सिस्टर क्रोमेटिड। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल क्रोमेटिड होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, सिस्टर क्रोमेटिड। जब सेल सिंथेसिस फेज से गुजर चुका, यानी कि इंटरफेज हो चुकी, तो उसके बाद क्या हो गया है, उसके क्रोमेटिड की मिकदार भी क्या हो गई है, डीएनए की मिकदार भी डबल हो चुकी है। तो हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड बन चुकी हैं, और ये हमारे पास सेंट्रोमियर और ये हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है जी। और उसके साथ यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल प्रोटीन होती है, उसे कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। वो इस सेंट्रोमियर के साथ अटैच होती है ऐसे। इसे हम नाम देते हैं किस चीज़ जी, काइनेटोकोर प्रोटीन। इसको क्या कहते हैं जी, काइनेटोकोर प्रोटीन, जो कि सेंट्रोसोम के साथ अटैच होती है। तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी हमारे पास कौन सी प्रोटीन है जी, काइनेटोकोर प्रोटीन। आपको नज़र आ रहा है जी, सेंट्रोसोम के साथ अटैच है। ठीक है जी। तो मैंने बताया था कि हमारे पास स्पिंडल फाइबर कितने तरह के होते हैं जी, 3 तरह के। उनमें से पहला जो होता है ना, उसे हम कहते हैं, वो हमारे पास काइनेटोकोर फाइबर होता है। ये वाला जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, ये काइनेटोकोर फाइबर है। ये यहाँ से स्पिंडल फाइबर से बनना स्टार्ट हुआ और जाके क्रोमोसोम के साथ अटैच हुआ। कहाँ पे, काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ। क्योंकि ये वाला स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ जाके अटैच हो रहा है, तो हम कहते हैं इसको, ये वाला हमारे पास फाइबर काइनेटोकोर फाइबर है। और वो वाले ये आपको 1 2 ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये कौन से जी, काइनेटोकोर फाइबर है, जो काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ जाके अटैच हो रहे हैं। और उसके अलावा आपको ये वाले फाइबर नज़र आ रहे हैं जो कि क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं हो रहे, इनको हम कहते हैं ये नॉन काइनेटोकोर फाइबर होते हैं। ये वाले, ये और ये, जो कि एंजाइम के साथ अटैच नहीं हो रहे, कौन से जी, नॉन काइनेटोकोर फाइबर होते हैं। और नॉन काइनेटोकोर फाइबर
क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच नहीं होते, बल्कि वो जाके उनके ऑपोजिट पोल के साथ जाके अटैच होते हैं। ये वाला जो हमारे पास फाइबर है, इस फाइबर के साथ अटैच होगा और दोनों फाइबर आपस में जाके अटैच हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। और उसके अलावा हमारे पास इस तरह के ये भी फाइबर होते हैं जो कि स्पिंडल फाइबर, इन्हें कहते हैं एस्टर फाइबर। तो हमारे पास 3 तरह के फाइबर हो गए। एक हम कह रहे हैं काइनेटोकोर फाइबर, नॉन काइनेटोकोर फाइबर और एस्टर फाइबर। 3 तरह के फाइबर हमारे पास, फाइबर 3 तरह के होते हैं। तो हमने मेटाफेज के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी है। आपने देखा कि जो क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए होते हैं, सबको मेटाफेज प्लेट के ऊपर इकट्ठा कर दिया जाता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि हमारे पास स्पिंडल फाइबर 3 तरह के होते हैं। स्पिंडल फाइबर 3 तरह के होते हैं। उनमें से एक जो काइनेटोकोर फाइबर होता है वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ जाके अटैच होता है। और नॉन काइनेटोकोर फाइबर क्या होता है जी, वो आपस में जाके अटैच होते हैं। और एस्टर फाइबर वैसे ही बाहर निकले हुए होते हैं। उनका फंक्शन आपकी किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ, ना ही उनका नाम लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग इनको याद रख लें कि हमारे पास फाइबर 3 तरह के होते हैं। तो दोनों फंक्शन हमारे पास हो गए। ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, हाँ, इससे पहले हम प्रोफेज मेटाफेज पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास आ रहा है जी एनाफेज। अब हमारे पास हमने देखा था मेटाफेज के अंदर के क्रोमोसोम जो है ना वो मेटाफेज प्लेट के ऊपर आके अरेंज हो गए और उनके साथ आके स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर आके क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो गया और नॉन काइनेटोकोर फाइबर जो है ना वो आके आपस में अटैच हो गए। आपको नज़र आ रहा होगा ये ब्लू कलर का जो फाइबर है ना, ये आपस में अटैच हुए हुए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एनाफेज के अंदर क्या होता है कि ये जो है ना फाइबर हमारे पास यहाँ पे एक काइनेटोकोर फाइबर और एक कौन सी नॉन काइनेटोकोर फाइबर, ये दोनों ऑपोजिट काम करते हैं। क्या होता क्या है जी, ये जो है ना काइनेटोकोर फाइबर इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों काइनेटोकोर फाइबर, ये वाला, ये दोनों काइनेटोकोर फाइबर सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं इस तरफ। ये जो स्पिंडल फाइबर से ये निकले ना, सॉरी इस सेंट्रियोल से निकले हैं, तो इस सेंट्रोसोम की तरफ ये सिकुड़ना शुरू होते हैं। ये वाला फाइबर इस तरफ सिकुड़ेगा और ये वाला फाइबर इस तरफ सिकुड़ेगा। तो क्या होगा कि इस क्रोमोसोम के ऊपर एक खिंचाव की कुव्वत पैदा होगी। आधा क्रोमोसोम इस तरफ आएगा, आधा इस तरफ, यानी कि खींचा जाएगा इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो दरमियान से ये सेपरेट हो जाएगा एक। और सेकंड जो है ना, ये हमारे पास नॉन काइनेटोकोर फाइबर ये फैलते हैं, यानी कि ये इस सेंट्रियोल को दूर करते हैं, जिससे भी ये खिंचाव की ताकत पैदा होती है, खिंचाव की कुव्वत पैदा होती है। तो दोनों काइनेटोकोर फाइबर और नॉन काइनेटोकोर फाइबर, इन दोनों के यानी इसके सिकुड़ने और इसके फैलने की वजह से इस क्रोमोसोम के ऊपर एक फोर्स डेवलप होती है और ये क्रोमोसोम दरमियान से सेपरेट हो जाता है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है। अब होता यूँ है कि ये जो सेंट्रियोल इन क्रोमोसोम को खींच रहे हैं, तो ये जो है ना इसकी तरफ खींचना शुरू हो जाएंगे। ये दरमियान से यहाँ से क्रोमोसोम सेपरेट हो चुका है, आधा क्रोमोसोम इधर आ गया, आधा इधर आ गया। तो एनाफेज में आपने सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि सेंट्रियोल्स जहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल रही होती है, स्पिंडल फाइबर जो है ना वो सिकुड़ती हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि काइनेटोकोर ये सिकुड़ेगा और ये नॉन काइनेटोकोर फाइबर वो क्या करेगा, फैलेगा, जिससे क्या होगा कि इस क्रोमोसोम के ऊपर एक फोर्स डेवलप होती है और ये क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि काइनेटोकोर फाइबर सिकुड़ने से और नॉन काइनेटोकोर फाइबर के फैलने से ये जो क्रोमोसोम है दरमियान से सेपरेट हो जाएगा, आधा क्रोमोसोम इधर आ जाएगा, आधा इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे बस यही इसमें आपने याद रखना है एनाफेज के अंदर। क्लियर है जी। यहाँ पे सिर्फ इतना सा और कुछ नहीं है यहाँ पे। और जब हम बात करते हैं टीलोफेज की, तो टीलोफेज में हमारे पास बिल्कुल जो हमने प्रोफेज के अंदर 3 स्टेप पढ़े थे, प्रोफेज के अंदर हमने 3 स्टेप पढ़े थे। ठीक है जी। पहला स्टेप हमने पढ़ा था कि क्रोमेटिन क्रोमोसोम के अंदर तब्दील होता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि सेल के जिसे हमारे पास सेंट्रोसोम, सेल के सेंट्रोसोम वो डुप्लीकेट करके ऑपोजिट पोल की तरफ जाते हैं। और नंबर 3 हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है। अब तीनों काम हमारे यहाँ पे ऑपोजिट होंगे। पहला काम हमारे पास क्या था कि सेल का क्रोमेटिन क्रोमोसोम में तब्दील होता है, यहाँ पे ऑपोजिट होगा। और दूसरा हमारे पास जो है ना वो भी ऑपोजिट, तीसरा भी ऑपोजिट। तो हमारे पास ये देखें, ये जो है ना एनाफेज में हमने देखा था कि क्रोमोसोम जो है ना वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। ये वाले क्रोमोसोम इस तरफ और ये वाले इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये तकरीबन
ऑपोजिट पोल के करीब ये पहुंच चुके हैं क्रोमोसोम। तो जब हमारे पास टेलोफेज स्टार्ट होता है तो तकरीबन ये क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ पहुंच चुकी होती हैं। तो पहला काम क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है ना, उनके गिर्द एक न्यूक्लियर इनवेल्प डेवलप की जाती है, या आप कह सकती हैं कि यहाँ पे क्या किया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई जाती है। यानी ये क्रोमोसोम के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई और इन क्रोमोसोम के बाहर क्या बन गई, एक और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। ठीक है जी। अब देखें, पहले हमने जब पढ़ा था कि कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास एक सेल के पास सिर्फ एक न्यूक्लियस था। कैरियोकाइनेसिस में एक सेल के पास सिर्फ एक न्यूक्लियस था। ये देखें जी, हमारे पास एक सेल, उसके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होने से पहले। तो हमने जितने भी स्टेप पढ़े, पहले हमारे पास क्या हुआ, प्रोफेज हुआ। प्रोफेज के अंदर इसकी न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है ना वो डिसअपियर हो गई। उसके बाद मेटाफेज हुआ, फिर टीलोफेज हुआ, फिर एनाफेज हुआ और लास्ट में टीलोफेज हुआ। तो तमाम स्टेप्स में हमने देखा कि सेल के अंदर पहले एक न्यूक्लियस था और अब कितने न्यूक्लियस हो चुके हैं जी, 2 न्यूक्लियस हो चुके हैं। तो न्यूक्लियस ने अपनी दाद डबल कर ली है, तो हमारे पास बन गया एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस डेवलप हो गए। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे देखें एक न्यूक्लियस था सेल के पास, यहाँ पे कितने 2 न्यूक्लियस डेवलप हो चुके हैं। क्लियर। तो टीलोफेज के अंदर हमने तीनों स्टेप जो होते हैं फिर तो तीनों ऑपोजिट होते हैं। और उसके बाद क्या होता है जी, नंबर 3 कि सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमोसोम के अंदर शक्ल में होता है, ये वाला जेनेटिक मटेरियल मैं ये फॉर एग्जाम्पल बना रहा हूँ आप लोगों का, सिर्फ न्यूक्लियस बना रहा हूँ। तो इस न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल आपको नज़र आ रहा होगा। ये जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमोसोम की शक्ल में है, ये इस तरह करके धागा बना के, ये भी लूज धागे की शक्ल में, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन की शक्ल में तब्दील हो जाता है। तो ये हमारे पास बन गया क्रोमेटिन। और यहाँ पे ये क्या चीज़ है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आनी है जी साइटोकाइनेसिस। उसमें साइटोप्लाज्म की तकसीम होगी। इंशाल्लाह आपको जितना भी मैंने टॉपिक समझाया है, बड़ी कोशिश की है कि आपको ब्रीफली छोटा छोटा करके आपको समझाया जाए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई आपको इशू है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैंने यहाँ पे छोड़ी हैं सिंप्लीफाई करने के लिए और आपको समझाने के लिए, तो अगर आपको कहीं पे भी कोई इशू लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको सबसे पहले जवाब दूंगा उसका। शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।